देखो सब लोग, बेटा बैठ जाओ अब चुपचाप फटाफट, क्योंकि एंड हो रहा है पूरा चैप्टर। सामने देखो, 5वें नंबर की थ्योरी, चौथे नंबर की, कल 3 फिनिश कर दी थी मैंने। ठीक है, पहली थ्योरी कौन सी पढ़ी बोलो? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्यूटीएम थ्योरी। दूसरी थ्योरी क्या थी? दूसरी थ्योरी कैश बैलेंस अप्रोच, या कैम्ब्रिज अप्रोच भी बोलते हैं उसको। तीसरी थ्योरी क्या थी? कीन्स की एलपीटी थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, याद है? अब कीन्स से पहले ये 3 थी, आज कीन्स के बाद वाली थ्योरी चालू करेंगे, चौथे नंबर की थ्योरी। तो सुनिएगा, ये सारी जो आज पढ़ाने जा रहा हूं ये है पोस्ट कीनेशियन थ्योरीज। तो सुनिएगा, चौथे नंबर की थ्योरी, फोर्थ थ्योरी है भाई साहब, जिसका नाम है, फोर्थ थ्योरी है, इसका नाम है इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस। क्या मतलब? सुनना बेटा अच्छे से। किसने कहा कि ये, पहली बात तो ये अप्रोच किसने दी थी? फर्स्ट पॉइंट, दिस अप्रोच वाज गिवन बाय बॉमल एंड टोबिन। बॉमल और टोबिन ने ये अप्रोच दी थी कुछ 1950 या 52 के आसपास। क्या है साल? 52 था शायद, देख लेना और चेक कर लेंगे, साल भूल जाते हैं यार। ये कौन लड़कियां हैं जो इनके बर्थडे याद रखूं मैं, हैं? चलो, तो बॉमल और टोबिन, तो बॉमल और टोबिन ने ये अप्रोच दी कब? 1952 में दी। और सुनिएगा इसने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, सुनना। इन्होंने कहा दैट मनी को आप कैसे ट्रीट करो? रियल कैश बैलेंसेस should be treated as stock of inventory for transaction। बेटा सुनिएगा सब लोग, रियल कैश बैलेंसेस मतलब मनी को आप किसकी तरह ट्रीट करो? इन्वेंट्री की तरह। और यहां पे भी मोटिव क्या होता है? यहां पे एक ही मोटिव है, फॉर, एक ही मोटिव है इधर। सुनना बेटा, बैठते जाओ भाई, दूसरे के नुकसान मत करे, बैठ जाओ फटाफट, जल्दी बैठ जाओ। तो मनी को कैसे ट्रीट करना चाहिए? इट शुड बी ट्रीटेड एज जस्ट लाइक यू ट्रीट इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री जो होती है काय की होती है? गुड्स की होती है ना? इन्वेंट्री कितनी रखनी चाहिए बताओ आपको गोदाम में? इन्वेंट्री का स्टॉक क्या कितना रखना चाहिए? कम या ज्यादा? दोनों ही सही नहीं है। कम रखोगे तो भी नुकसानदायक है, ज्यादा रखोगे तो भी नुकसानदायक है। तो कितना रखना चाहिए? ऑप्टिमम बैलेंस। क्या रखना चाहिए? अब सुनना, देखो बात को समझो। सर इन्वेंट्री को अगर आप ज्यादा समय रखोगे तो क्या होता है? इन्वेंट्री को आप ज्यादा समय रखते हो तो आपको वेयर हाउस का खर्चा बढ़ेगा ना, कैरिंग कॉस्ट, क्या बोलते हैं उसको? स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट होती है। तो वैसे ही आप मनी को भी आप रखोगे तो उसकी भी कॉस्ट होती है। अब सुनिएगा, बातें नहीं। तो उसने क्या कहा है बॉमल और टोबिन ने? इन्होंने बोला देयर आर 2 मीडियाज फॉर स्टोरिंग वेल्थ। वेल्थ को स्टोर करने के 2 मीडियाज होते हैं, मतलब बेसिकली पैसे को लगाने के 2 तरीके होते हैं। एक, यू कैन कीप एज कैश। दूसरा, क्या कर सकते हो आप? इंटरेस्ट बियरिंग, इंटरेस्ट वाली सिक्योरिटीज में लगा सकते हो, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में, इंटरेस्ट बियरिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स या सिक्योरिटी, कुछ भी कह लो। तो सुनिएगा, बातें मत करो, मैं फिर बोल रहा हूं, दिमाग खराब हो जाएगा, छोटी बड़ी कर दूंगा। हाँ भाई, तो पैसे को स्टोर करने के, वेल्थ को स्टोर करने के 2 तरीके होते हैं। ईदर यू कैन कीप एज कैश, और दूसरा ऑप्शन होता है आप उसे सिक्योरिटीज में लगा सकते हो, बॉन्ड में लगा सकते हो। बॉन्ड पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। सही है? अब सुनना, दिमाग लगाना, बॉन्ड में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है ना? अब इन दोनों ही चक्करों में क्या होता है? बेटा फिर बोल रहा हूं मैं, एक और बार आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा तो भैया
जान से जाएगा। हाँ यार बताओ, टाइम बेटा इतना ही है, इसलिए दिखा नहीं पा रहा हूँ वहां से, नहीं तो अभी मैं वहां से रीड करा था। टाइम तुम खुद ही कम करते जा रहे हो मेरा तो, लेकिन भाई सब जगह खत्म हुआ है ना, तो यहाँ पे भी खत्म होएगा ना, इसलिए अब दिखा नहीं रहा, डायरेक्टली मेन बात लिख रहा हूँ। सर मैं रीड आप करोगे, अब आप उसको और कम करते रहोगे तो और कम होते जाएगा टाइम। हाँ भाई, तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो इधर यू कैन कीप इट एज कैश और यू कैन इन्वेस्ट इन इंटरेस्ट वाली बॉन्ड्स। अब सुनना, दोनों में ही चक्कर है सर। अगर आप कैश को रखते हो, कैश जैसे स्टॉक को रखते हो तो भी तो कॉस्ट लगती है। कैश को रखने की कॉस्ट क्या होती है बताओ? कैश पे तो कोई रिटर्न ऑन मनी इज जीरो, ठीक है मानता हूं, लेकिन कैश को अगर आप ना रख के कहीं और लगाते तो क्या मिल जाता? इंटरेस्ट मिलता ना। तो कैश की भी क्या होती है? एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है सर, सही है। कैश की क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप ज्यादा रख रहे हो अपने पास में तो क्या लूज कर रहे हो? अरे क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो? इंटरेस्ट जो आप कमा लेते इन अदर ऑल्टरनेटिव्स, अगर और कहीं लगा देते तो कमा ही लेते ना, सही है। तो कैश को रखने में भी कॉस्ट होती है। ज्यादा कैश रखा तो क्या सैक्रिफाइस किया? ब्याज, सही है। अब सुनना सर, अगर बॉन्ड्स में ज्यादा लगाएंगे तो, अगर बॉन्ड क्या होती है? फाइनेंशियल एसेट होती है बेटा, समझ रहे हो? फाइनेंशियल एसेट्स। दूसरा ऑप्शन क्या है? कैश ना रख के आप फाइनेंशियल एसेट रख सकते में इन्वेस्ट कर सकते हो पोर्टफोलियो में। यहां ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो कॉस्ट तो यहां पे भी लगेगी। ज्यादा ट्रांजैक्शंस करोगे, ज्यादा बॉन्ड शेयर खरीदते हो तो ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता क्या? तो कॉस्ट तो इधर भी लगती है ना। मोर नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मोर ब्रोकरेज कॉस्ट, तो कॉस्ट तो इधर भी है। समझ रहे हो मेरी बात? अरे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा करोगे तो ब्रोकरेज कॉस्ट ज्यादा लगेगी, तो कॉस्ट तो इधर भी लग रही है। समझ रहे हो मेरी बात? तो कॉस्ट तो इधर भी लग रही है, ब्रोकरेज कॉस्ट कह लो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कह लो, वट एवर यू कॉल इट। समझ में आ गई मेरी बात? तो आप बताओ, कॉस्ट तो दोनों में लग रही है सर, तो कितना रखना चाहिए कैश बैलेंस? कितना मनी डिमांड करना चाहिए? तो बॉमल और टोबिन ने बोला दोनों को सोच के ऐसा कैश बैलेंस रखो जिससे दोनों की कॉस्ट क्या हो जाए? कम। ना तो ज्यादा ब्याज का लॉस हो, वो भी लॉस कम हो, और ब्रोकरेज वाली कॉस्ट भी कम लगे। समझ रहे हो? ये कोई वो थोड़ी है कि ईदर ऑफ दी एक्सेस चूज करना है कि या तो ये या ये। अरे दोनों का एक राइट अमाउंट भी बैलेंस भी कर सकते हो। तो ऐसा ऑप्टिमम बैलेंस रखना चाहिए। सुनना, तो मनी को डिमांड कितना करना चाहिए? मनी डिमांड शुड बी द ऑप्टिमम बैलेंस, ऑप्टिमम बैलेंस वेयर द बोथ कॉस्ट, दोनों ही कॉस्ट क्या हो? इज कम से कम, दोनों ही कॉस्ट क्या लगे? कम से कम। दोनों कॉस्ट कौन सी? दोनों कॉस्ट कौन सी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड। तो सर कितना रखना चाहिए आप बताओ ना सर। तो आपको बता दूं, जब सीए इंटर में आ जाओगे तो इन्वेंट्री लेवल भी निकालना सिखाएंगे। ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, इंटर तक पहुंचना पड़ेगा, ऊपर मतलब। तो कितना एवरेज कैश बैलेंस रखना चाहिए? सुनना, तो उसका एक फॉर्मूला दिया बॉमल और टोबिन ने। कैसे? उसने एक फॉर्मूला दिया जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट रूल। क्या बोलते हैं? क्या होता है सर ये? उसने बोला एवरेज कैश बैलेंस सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ब्रोकरेज फी। क्या कह रहा हूं? ट्वाइस ऑफ ब्रोकरेज फी का स्क्वायर रूट इंटू वाई। हाँ समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, इंटू वाई अपॉन आई। बोले ये क्या है सर? अब सुनो क्या है। तो वाई तो क्या है? इनकम है। ये बी क्या है? ब्रोकरेज फीस। आई क्या होता है? इंटरेस्ट रेट या रिटर्न ऑन बॉन्ड्स। समझ में आ गया?
सब कुछ गिवन होगा, फॉर्मूले में डाल देना, आंसर निकाल देना बस, ठीक है। सब गिवन होगा सब। अब हो गया खत्म, लो हो गया खत्म, खत्म। और क्या, अब नेक्स्ट अप्रोच, चौथी हो गई। पांचवी अप्रोच सुनिएगा, पांचवी अप्रोच का नाम क्या है? पांचवी अप्रोच का नाम है, अच्छा इसी में एक दो बातें और बीच में बोल देता है। अरे इनकम से उसका कैसा रिलेशन होता है? इनकम से उसका क्या रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है मनी डिमांड का, डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। सही है, इधर लिख देता हूं, ठीक है। एज इनकम लेवल जिसका ज्यादा होगा, मनी डिमांड भी ज्यादा, और इनकम लेवल कम तो वो मनी होल्डिंग भी क्या करेगा? कम ही करेगा ना यार। मनी की इन्वेंट्री भी क्या रखेगा? अरे मनी की डिमांड की जगह क्या बोल दिया? मनी की, जिसकी इनकम ज्यादा होगी वो ज्यादा रखेगा, जिसकी इनकम कम वो खत्म। पांचवी थ्योरी का नाम है मिल्टन रीस्टेटमेंट थ्योरी, ठीक है। 56 लगभग, आइडिया नहीं है, मतलब आइडिया है, फिक्स एग्जैक्ट भूल सकता हूं ना, भूल जाता हूं मैं। तो मिल्टन फ्रीडमैन थ्योरी 1956 से 99% तो वही है। अब हाँ, इसको तो भूलता नहीं, वैसे मेरा हल्का कच्चा पक्का रहता है, क्या है उम्र हो रही है अब धीरे धीरे, फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जूस वूस पीते हैं तो क्या मेमोरी कम होती जाती है। तो और क्या, 2018 में एक चीज़ भूला था, आज तक ही याद नहीं आई। एक नाम भूला था, आज तक याद नहीं आया वो। और वो कोई, अब वही वाली बात है, कोई गूगल पे भी नहीं मिलता है, वही वाली बात है। सारी चीज़ थोड़ी मिलती है बेटा गूगल पे, गूगल भी तो इंसान ने बनाया है, तो वो उस पर डालेगा तो ही तो पता लगेगा, है भी नहीं। चलो, तो होता रहता है ऐसा। मिल्टन रीस्टेटमेंट थ्योरी 1956। अब सुनना, 9th क्लास में एक लड़की ने नंबर दिया था, आज तक याद है, बताऊंगा थोड़ी, अब तो उसकी मम्मी यूज करती है उसको लेकिन नंबर तक याद है। आप सुनो, मेमोरी शार्प है मेरी, खुद मेहनत करो, ये भी मैं ही दे दूं। क्या करोगे बुढ़िया का नंबर लेके है? तो नंबर दिया तो फोन तो करूंगा ही ना बोले बोला आपने फोन तो किया था, तो फोन तो करूंगा ही, नंबर तो दिया ही उसने। ए यार ऐसे कर रहे हो। हाँ भाई, तो चलो सामने देखो, करो करो कोशिश करो। मिल्टन रीस्टेटमेंट थ्योरी 1956। अब सुनिएगा, इस भाई ने क्या कहा था? इसने कहा था, द फर्स्ट पॉइंट इन दिस अप्रोच वाज गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन। फ्रेंडमैन मत बोल देना, कई टीचर्स इसको फ्रेंडमैन बोल देते हैं, नाम पता नहीं होता मिल्टन फ्रीडमैन 1956। सुनना, इसने क्या कहा था? इसने कहा था द कैश बैलेंसेस या डिमांड फॉर मनी, मतलब कैश, मनी डिमांड मतलब कैश, शुड बी ट्रीटेड, शुड बी व्यूड या ट्रीटेड एज, किसकी तरह देखना चाहिए उसको? कैपिटल एसेट्स की तरह। किसकी तरह? कैपिटल एसेट्स की तरह। बोले ये क्या होता है? अरे कैपिटल एसेट्स मतलब जो बड़ी वाली एसेट्स होती हैं। अब सुनना बेटा, बातें नहीं, माथा फोड़ दिया जाएगा आज। तो कैपिटल एसेट्स है ना। अब सुनो, ये क्या होता है सर? ढंग से सुनना। तो इसमें उसने कहा, मिल्टन फ्रीडमैन ने, मनी की डिमांड मतलब मनी को कैन बी स्टोर्ड, मनी कैन बी या वेल्थ कैन बी स्टोर्ड वेल्थ ही लिख देता हूं, इन टू ऑप्शंस। मतलब यहां पे हम दो फैक्टर्स देखते हैं मनी को लगाने से पहले, ठीक है। मनी इज यूजुअली स्टोर्ड इन टू फैक्टर्स, मतलब दो तरीके से देखते हैं हम, दो फैक्टर्स सोचते हैं। पैसा लगाने से पहले आप क्या देखते हो कि आपको इसमें कितना रिटर्न मिलेगा, समझ रहे हो? मतलब एक हम देखते हैं परमानेंट इनकम। क्या देखते हैं? अच्छे से सुनना बेटा, परमानेंट इनकम। और एक क्या देखते हैं?
रिलेटिव रिटर्न इन अदर एसेट्स। सोचो, मान लो मैं एक प्लॉट खरीदने जा रहा हूं, सोच रहा हूं खरीदने का, 2 करोड़ का है। अब मैं क्या सोचूंगा कि इसमें लगाऊं तो मेरे को इससे फ्यूचर की इनकम्स क्या क्या होंगी, ये सोचूंगा। और ये सोचूंगा कि अगर इसमें ना लगा के गोल्ड में लगा देता, या बॉन्ड में लगा देता, या म्यूचुअल फंड में लगा देता तो कितना होता। दोनों सोचता है ना आदमी, समझ रहे हो भाई। मान लो मैं इस असेट में जिसमें लगा रहा हूं तो पहले तो उसमें देखूंगा कि इसमें मेरे को कितना फ्यूचर में इनकम्स हो जाएंगी, सही है। और क्या देखेगा कि इसमें ना लगा के मैं कहीं और लगाता तो कितना कंपैरेटिवली मुझे मिलता। तो ये दोनों चीजें आदमी देखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। अब बोले परमानेंट इनकम क्या होती है, दूसरा वाला समझ में आ गया। अदर एसेट्स लाइक गोल्ड, बॉन्ड, एमएफ, एसेट्रा एसेट्रा। म्यूचुअल फंड बोल रहा हूं, म्यूचुअल फंड, समझ रहे हो। तो परमानेंट इनकम क्या होता है। परमानेंट इनकम ढंग से सुनना, ये होता क्या है, अच्छे से सुनो। नॉर्मली आप फ्यूचर में जो आप कितना कमाओगे, नॉर्मली इट इज द एवरेज बेसिकली, कि आपकी जो फ्यूचर इनकम्स हैं, आपको क्या लगता है कितनी फ्यूचर इनकम मेंटेन रहेगी, उसको बोलते हैं परमानेंट इनकम। मजाक नहीं कर रहा, ये टॉपिक ढंग से समझना। नो वन इन एंटायर इंडिया कैन मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर देन मी। इसलिए अच्छे से सुन लो, क्योंकि जो इधर है वो इधर ही है, बाकी यूट्यूब पे सिर्फ बसड़ है। समझ में आई मेरी बात। मतलब मेरा वाला नहीं, मैं भी पूरे डालता नहीं हूं बेटा हिसाब से डालता हूं। अब सुनो क्या होता है ये परमानेंट इनकम, ठीक है। परमानेंट इनकम का मतलब क्या है। जैसे मान लो आपने ईयर 1 में मान लेते हैं 6 लाख रुपए कमाए, ठीक है। मतलब इन ईयर 1 यू से दैट कि सर मैं 6 लाख रुपए कमाया मैंने। ईयर 2 में लेट से आपने कमाए 7 लाख रुपए, ठीक। ईयर 3 में आपने 12 लाख रुपए कमाए। कितने कमाए, इंक्लूडिंग बोनस, इंक्लूडिंग बोनस, ठीक। अब मेरी बात सुनना, तो लॉन्ग रन में आप कितना मेंटेन कर पा रहे हो एवरेज। अरे लॉन्ग रन में आपका एवरेज क्या है, एवरेज इनकम क्या आई, इसी को बोलते हैं नॉर्मली कितनी आपकी इनकम आई। बोलो एवरेज कितनी आ रही है, एवरेज बताओ ना। 6 लाख प्लस 7 लाख प्लस 12 लाख, कितना हुआ, कितना 8.3, 8 पॉइंट समथिंग। अब मेरी बात सुनना, 8.3, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या सही में तुम्हारी लॉन्ग रन में एवरेज 8.3 है, या वो सिर्फ 1 साल हुई है। वो तो सिर्फ 1 ही साल हुई ना, वो भी किस वजह से हुई, तो बोनस तो हर साल मिलेगा नहीं ना। तो आप मेरी बात समझ रहे हो, कहने का मतलब। तो यही बोला मिल्टन फ्रीडमैन ने, दैट योर मनी का डिमांड आप कितना करोगे, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द परमानेंट इनकम, जो आप नॉर्मली कमा लोगे। नॉर्मली आप 8.5 तो नहीं कमा लोगे, बोलो आप, नॉर्मली आप 8.5 लाख नहीं कमा लोगे। तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए सर। नॉर्मली आप कितना मेंटेन कर लोगे सर, बोलो 6-7 के आसपास ही तो है। मेरी बात समझ रहे हो, कहने का मतलब 6-7 कमा लोगे या 12 कमा लोगे, 6-7। तो नॉर्मली अपन कितना कमा लेते हैं उसको बोलते हैं क्या, परमानेंट इनकम। हमारे फ्यूचर की जो इनकम्स होंगी उसका प्रेजेंट वैल्यू, बेसिकली फ्यूचर में मान लो आप कह रहे हो कि सर मैं इतना 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 कमा लूंगा, सही है। तो इसका एवरेज एक लगभग ले लो आप, लगभग, तो उसको बोलते हैं हम, उसकी जो आज वैल्यू है उस अमाउंट की, उसको बोलते हैं परमानेंट इनकम। तुम्हें निकालना नहीं है, सिर्फ बता सीखना था कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज परमानेंट इनकम, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर इनकम्स विच यू आर गोइंग टू अर्न। फ्यूचर की इनकम्स कितनी होंगी उसकी आज वैल्यू। कल की याद है क्लास, कल मैंने क्या बताया था, मेरा जो आज प्लॉट मैंने खरीदा 1 करोड़ का, उसका फ्यूचर में क्या वैल्यू होगा, निकाला था। कैसे निकाला था, A/I करके, अरे याद आया।
अगर 10% इंटरेस्ट रेट है तो बताओ 1 करोड़ का प्लॉट 10 साल बाद कितने कितने का हो जाएगा? 10 टाइम्स। अगर 5% है तो 20 करोड़, और अगर 20% इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो निकाला था ना। तो आपने आज की चीज का फ्यूचर वैल्यू निकाला था। आज मैं कह रहा हूं फ्यूचर की इनकम्स का, उस असेट जो फ्यूचर की इनकम्स आएंगी उसका आज वैल्यू कितना है, वो एक रफ निकाल रहे हो आप कि ऑन एन एवरेज आप नॉर्मली कितना कमा लोगे, फ्यूचर में कितना इनकम मेंटेन करोगे। ये होता है इसका करेक्ट मीनिंग। और बुक्स में लिखा होता है जो मैंने आपको डेफिनेशन बोली, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर इनकम्स विच यू आर गोइंग टू अर्न। तो याद रखिएगा, बस सिर्फ याद रखना है, निकालना नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं आएगा इसमें से। समझ रहे हो क्या होता है ये? बोलो पहले तो बुक की डेफिनेशन याद करो, क्या होता है ये? इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द इनकम्स यू आर गोइंग टू अर्न टू बी अर्नड इन फ्यूचर। ये तो किताबी डेफिनेशन है, ठीक है। बाकी मैंने आपको क्या बोला, आसान भाषा में समझना हो तो नॉर्मली लॉन्ग टर्म में आप कितना इनकम मेंटेन करोगे। तो मेंटेन 12 लाख करोगे या 7.5 6 समथिंग 6 7 समथिंग, यही तो करोगे। समझ में आई मेरी बात? एक और बात याद रखना, तो मिल्टन फ्रेडमैन ने किसको कंसीडर किया था? परमानेंट इनकम को, नॉट करंट इनकम। ये वाली बात बहुत लोग बताते ही नहीं है। सो परमानेंट इनकम को कंसीडर करेंगे, नॉट करंट इनकम। समझ रहे हो? एक स्टार बना के लिख देता हूं, मिल्टन फ्रेडमैन कंसीडर्ड परमानेंट इनकम नॉट द करंट इनकम। सही है? तो करंट इनकम कितनी थी? 12 लाख। इसको कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं। सही है? लेकिन किसको करना है? परमानेंट इनकम। परमानेंट इनकम में वो 12 वाली मत देखो आप, 12 हटा के बोनस हटा दो ना आप। मैं कह रहा हूं बोनस ऑफ लेट से 4 लाख का बोनस था। सही है? तो आप बताओ 8 लाख ही तो हुआ, तो 6 7 और 8 कितना हो गया? 21। 21 डिवाइड बाय 3 क्या हो गया? 7 लाख। समझ में आई मेरी बात? तो 7 लाख का परमानेंट इनकम देखना चाहिए अपने को। समझ में आई मेरी बात? अरे बोले यस और नो। वो गुडविल निकालते थे, गुडविल में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता था क्या? एक याद करो जिसमें आप पिछले साल का जो प्रॉफिट है, अबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो वो हटाते हो, अबनॉर्मल लॉस या कोई लॉस ऐसा जो अबनॉर्मल है तो उसको वापस जोड़ते हो, करते हो ना ये सब, फिर एवरेज निकालते हो, तो करते हैं ना, वैसा ही है ये भी। समझ में आ गया? बस अब सुनिएगा, तो ये बात ध्यान रखना सब लोग। और क्या कह रहा हूं मैं, अभी खत्म नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू मिल्टन the demand for money depends on 4 factors. Demand for money depends on 4 factors. बट 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है सर। 4 फैक्टर कौन से हैं सुनिएगा। पहला होता है वेल्थ, टोटल वेल्थ। ठीक है। दूसरा होता है प्राइस लेवल। तीसरा लिखना मत अभी, पहले मेरे को लिखने दो। 1 प्राइस लेवल, 2 तीसरा होता है भाई साहब इंटरेस्ट, मतलब द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी। क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी किसको बोलते हैं? ऑफ मनी डिमांड। मनी डिमांड करोगे तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? इंटरेस्ट। तो तीसरा है इंटरेस्ट। समझ रहे हो? पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा है भाई साहब इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट। अब सुनो सब, वेल्थ पे की बात करते हैं सर। यार ये तो बड़ा सिंपल है सर, जिसकी वेल्थ ज्यादा होगी मनी का डिमांड ज्यादा करेगा, वो ज्यादा कैश रखेगा। जिसकी वेल्थ
कम, वो मनी का डिमांड भी क्या करेगा? ये तो डायरेक्ट रिलेशन है। अरे हाँ है ना, सही है। अब और सुनो सर, वेल्थ जो है, क्वेश्चन बोलता है, बोला वेल्थ निकलेगी कैसे? टोटल वेल्थ, ढंग से सुनो, ये सब थ्योरी है, सब थ्योरी है ये वाला। टोटल वेल्थ का एक फॉर्मूला दिया उसने, कैसे? अब सुनना, टोटल वेल्थ कैसे निकलेगी सर? परमानेंट इनकम को डिवाइड कर देंगे कैसे? डिस्काउंट रेट से। डिस्काउंट रेट क्या होती है? अरे इंटरेस्ट रेट को ही बोलते हैं, समझ में आई मेरी बात? तो परमानेंट इनकम डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। अब बोलो सर ये परमानेंट इनकम कैसे निकलेगी? अब सुनो कैसे निकलती है, बताता हूं। परमानेंट इनकम को बताया गया है द एवरेज ऑफ 5 असेट क्लासेस, 5 असेट क्लासेस का एवरेज। ठीक है, मतलब सर 5 असेट क्लासेस कौन सी होती है? 5 असेट्स, एम बी ई पी एच। जिस दिन मेरे जैसा ऐसे याद होगा ना, उस दिन आएंगे 99 नंबर, याद रखना। एम मतलब होता है मनी, बी मतलब होता है बॉन्ड्स, ई मतलब होता है इक्विटी, पी मतलब होता है फिजिकल रिसोर्स, फिजिकल कैपिटल, एच मतलब होता है ह्यूमन कैपिटल। समझ में आ गई मेरी बात? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे, कैसे? बोला सर अकॉर्डिंग टू मिल्टन मनी डिमांड डिपेंड्स ऑन कितने फैक्टर्स? 4 फैक्टर्स। 4 कौन से हैं? पहले तो नाम बताओ कि 4 कौन से हैं। 3 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा। फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। पहला टोटल वेल्थ, दूसरा प्राइस लेवल, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा इन्फ्लेशन रेट। अब फिर बोलेगा, बोले सर टोटल वेल्थ कैसे निकलती है, पूछ लेगा। इन मिल्टन फ्रीडमैन रीस्टेटमेंट थ्योरी व्हाट इज टोटल वेल्थ? टोटल वेल्थ कैसे आती है सर? इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द परमानेंट इनकम डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। फिर पूछ सकता है कि व्हाट इज परमानेंट इनकम इन मिल्टन थ्योरी? क्या होती है परमानेंट इनकम? द एवरेज ऑफ 5 असेट क्लासेस। फिर पूछ सकता है 5 असेट क्लासेस कौन सी हो सकती है? एम बी ई पी एच, मनी, बॉन्ड्स, इक्विटी, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। खत्म, इसके बाहर नहीं पूछेगा। आगे बात समझ में? चलो इधर, इसके बाद तो याद रखिएगा सब लोग बेटा, यही सब रीड कर लेना, नोट्स में दे रखा है। प्राइस लेवल, बोलो भाई साहब इसका क्या रिलेशन है? अरे इसका तो कब से पढ़ते आ रहे हैं, परसों ही पढ़ लिया था इसकी बात। तो प्राइस लेवल का क्या रिलेशन होता है मनी की डिमांड से? पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन होता है। अरे प्राइस का रिलेशन कैसा होता है बेटा? सब प्राइस लेवल ज्यादा तो मनी का डिमांड, प्राइस ज्यादा होगा तो ट्रांजैक्शन ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा करोगे ट्रांजैक्शन, खर्चे ज्यादा होंगे तो ज्यादा पैसा रखोगे, और प्राइस लेवल कम तो मनी का डिमांड खत्म। कोई तकलीफ? बढ़े आगे। नेक्स्ट सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। अरे ये भी तो तभी पढ़ लिया था परसों ही। अरे इंटरेस्ट ज्यादा होता है अगर बॉन्ड्स पे, इंटरेस्ट अगर ज्यादा होगा तो काय में इन्वेस्ट करना बढ़िया है? बावली पूंछ। इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो बॉन्ड्स में लगाओगे, समझ रहे हो? बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे तो मनी क्या रखोगे? कम। समझ रहे हो? मनी का डिमांड तो कम होगा। जनरल मार्केट अभी चल रहा है प्रेजेंट वाला इंटरेस्ट रेट, कल भी तो बढ़ा था ये, कल भी यही बढ़ाया था। बॉन्ड्स में अगर ज्यादा मिल रहा है तो बॉन्ड में लगाओगे ना। करंट रेट ज्यादा है, याद करो मार्केट रेट से, आरएन इज मोर देन द आरसी, तो अभी बॉन्ड्स में लगाया था ना उस दिन। हाँ भाई अगर इंटरेस्ट कम है तो सर फिर तो बेवकूफ़ी है, फिर तो आप क्या हाथ में रख लो फिर तो। क्योंकि आप बात बताओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? हाथ में पैसे रखने की ब्याज। तो अगर ब्याज की रेट ज्यादा है तो फिर तो दुख ज्यादा होगा, तो बॉन्ड में लगाओ, क्यों दुख लेना है? सही है, हाथ में मत रखो। मनी डिमांड कम, इंटरेस्ट रेट हाई तो मनी डिमांड कम। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो फिर तो सर क्या ही दुख हो रहा है, फिर तो हाथ में ही रख लो ना, बेटर है। समझ में आई मेरी बात? तो वी विल कीप इन हैंड्स, मनी डिमांड ज्यादा करेंगे। समझ में आया?
समझ में आया कि नहीं आया बोलो? तो ये तो पढ़ चुके हैं। इनवर्स रिलेशन होता है सर इंटरेस्ट से, कैसा होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। अब सुनिएगा चौथा, इन्फ्लेशन रेट। इसका क्या मामला है सर? इन्फ्लेशन रेट का क्या मामला कहता है, सुनना। खराब हो गया क्या? ठीक है, अभी तो 2 घंटे और चलना चाहिए, 1 बजे तक क्लास है मेरी। हाँ भाई, इन्फ्लेशन, प्रसाद नहीं आया ना अभी तक, मिठाई नहीं आई, याद रखता हूं मैं। सोचो 9th क्लास वाली का नंबर तक याद है आज तक, मिठाई थोड़ी भूल जाऊंगा। इनका वो हुआ है हाउस वार्मिंग पार्टी, गृह प्रवेश, नया घर। ताली बजाओ सब लोग। टॉफी लेके आना सबके लिए। टॉफी आती है ना वो इक्लेयर्स, मेलोडी भी चलेगी, अच्छी लगती है मेलोडी। आजकल तो डिमांड बढ़ रही है वैसे ही। मोदी जी ले लिया आदि, तो मोदी जी ने स्टॉक ले लिया है आजकल। हाँ भाई इधर देखो, क्या है मोदी जी का फ्यूज छोड़ो फालतू। हाँ भाई, अरे बुजुर्ग की वो नहीं लेते भाई बद्दुआ, सामने देखो। इधर देखो इन्फ्लेशन रेट। अरे बावली पूछो, इधर देखो, अगर इन्फ्लेशन रेट 2% है, सामने देख लो बेटा, यूट्यूब पे फिर कहीं और देखना पड़ेगा, वहां कुछ मिलेगा नहीं। इन्फ्लेशन रेट 2% है, जब कोई जमाने मान लो 2% होगी, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या होगी? अच्छी खासी, ठीक है। सोचो अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो जाए तो सेम मनी की वैल्यू क्या हो जाती है? रिड्यूस। सेम पैसा है तो 1 लाख ही, लेकिन रियल वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? रिड्यूस हो जाती है। समझे? किससे रिड्यूस हो जाती है? इन्फ्लेशन से। अब आप सोचो, कोई जमाने में आज से 20 साल पहले 1000 रुपए की वैल्यू क्या थी? हमारे सारे दो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो जाती थी एक जने की 1000 रुपए में, 1100 में बर्थडे पार्टी, 7-8 जनों का डिनर प्लस विद आइसक्रीम ऑल्सो लास्ट में, उसके बाद आफ्टर पार्टी आइसक्रीम भी। समझ में आ गई मेरी बात? 1100 रुपए में। आज सर, आज तो 1100 रुपए में एक कोल्ड कॉफी आती है और एक जस्ट वन स्नैक्स, बाकी पानी की बोतल, और टैक्स लग जाता है। 1100 रुपए में ये आता है। अब आप समझे? तो 1100 रुपए की अब आज की डेट में वैल्यू क्या बची? बहुत कम। अरे बहुत बात समझ गए? 2013 में नहीं, मैंने गाड़ी कब खरीदी थी? 2017 में, 17 में, 2017 के आसपास है ना। सफारी जानते हैं? सफारी कार 12.5-13 लाख रुपए में आती थी। 12.5-13 में आज आती है नहीं ना? समझ रहे हो? आज से 15-16 साल पहले एंडेवर एक गाड़ी आती है फोर्ड की, 16-17 लाख 18 लाख रुपए में ली थी हमने। 18 लाख रुपए की एंडेवर, बताओ, बड़े भैया ने ली थी 18 लाख में। आज आती है 18 में? नहीं, आज आती है कम से कम भी 45 लाख। अब तो खैर आती नहीं है, लेकिन लास्ट रिकॉर्डेड प्राइस भी मतलब 45-50 लाख थी, 45 लाख। अब आप समझ गए? तो वैल्यू क्या होगी पैसे की? कम होते जा रही है। क्यों? जैसे जैसे पॉजिटिव इन्फ्लेशन रेट बढ़ते जा रही है, द रियल वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग। आपके सामने ही है, इन्फ्लेशन के बढ़ने से पैसे की वैल्यू कम होती है। तो क्या सीखे इस बात से? इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने से द रियल वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है? फॉल। तो जब पैसे की वैल्यू फॉल हो रही है बेटा, जिस चीज की वैल्यू फॉल हो रही है, आप उसमें लगाना चाहोगे? फिर आप नहीं, यू वुड रादर कहां पे इन्वेस्ट करोगे? रादर इन्वेस्ट इन अदर थिंग्स। अरे यस और नो तो बोल दो। अदर थिंग्स, अदर एसेट्स। तो मनी का डिमांड क्या किया? फिर रखोगे पैसा, पैसा रखोगे तो वैल्यू तो डाउन होती जाएगी सर, जैसे जैसे इन्फ्लेशन जा रही है। पैसा रखने में फायदा है क्या? नहीं, क्योंकि उसकी अहमियत तो कम होते जा रही है। तो इसलिए ज्यादा बेटर क्या है? कैश मत रखो, स्पेकुलेटिव डिमांड क्या कर दो? क्या कर दो? बोलो। कम रखो। ओ सॉरी, नो नो नो, गलत वर्ड यूज कर लिया।
मतलब मनी का डिमांड क्या रखो, अरे मनी डिमांड क्या करो, कम, कैश कम रखो। 2018 में, अभी तो मैं लेटेस्ट आईफोन जो लिया वो यूज करता हूं, उससे पहले जो प्रीवियस आईफोन था आई बॉट इट इन 2018, वही वाला चल रहा था इतने साल तक। अब सुनना, 2018 में खरीदा था, उस टाइम पे आईफोन XS करके आता था, 10S कह लो या XS, तो 99,000 का अराउंड खरीदा था, 99,900 समथिंग का, तो जो भी आता था सबसे ऊपर वाला मॉडल। तो उस टाइम पे 99,000 रुपए का वो फोन था। मैं क्यों बता रहा हूं, आप सुनना। उस टाइम पे गोल्ड की रेट पता है क्या थी, 27-28 हज़ार। तो मतलब वो मैंने एक आईफोन खरीदा, अगर मैं उसकी जगह गोल्ड खरीदता तो 30 ग्राम गोल्ड आराम से आ जाता, वैसे ज्यादा ही आता, एवरेज लगाए तो लगभग 32 ग्राम 33 ग्राम आ जाता। मैं तो कह रहा हूं 30 ग्राम खरीद लेता, सही है। आज पता है वो 30 ग्राम कितने का है, 4.5 लाख का। सेम 1 लाख उसमें लगाया, वैल्यू गिरती गई, सही है। अरे आया ना, जब लास्ट में भी ये नया आईफोन लिया तो उसको वो दिया, क्या बोलते हैं उसको, रिप्लेस करते हैं, जो भी करते हैं, तो कितने 8-9 हज़ार रुपए मुश्किल से मिले, समझ रहे हो मेरी, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो आप समझो पैसे की अहमियत क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। समझ गए, आप वहां लगाते तो अदर एसेट्स में मिलते ना ज्यादा। तो मैं यही तो बोल रहा हूं, अगर आज ये समझ में आ गई अपने को बात, तो एक बात बताओ, अगर इन्फ्लेशन तुमको पता है कि यार पैसे, इन्फ्लेशन रेट जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, तो पैसा रखने का तो कोई फायदा, पैसे की वैल्यू क्या होती जाएगी भाई, 1 लाख रुपए तब और 1 लाख रुपए अब, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रही है और वैल्यू एसेट की, रियल वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होते जा रही है। तो फिर क्या समझ कहती है, जिसमें कम होती जा रही है उसमें रखो या किसी और में, कैश रखूं या कहीं और लगा दूं। सर मैं अगर इन्फ्लेशन रेट की सोचो तो सर इट्स बेटर यू शुड इन्वेस्ट इन, अगर इन्फ्लेशन रेट आपके देश में बढ़ रही है तो इट्स बेटर नॉट इन्वेस्ट, नॉट कीप द कैश, इन्वेस्ट रादर इन अदर एसेट्स। आई समझ में, तो मनी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो याद रखना नेगेटिव रिलेशन होता है, भूल मत जाना, पाप लगेगा, डंडा चढ़ेगा, फिर याद रखना भगवान पाप देगा, मेरे पढ़ने से, मेरे पढ़ाने के बाद भी गलत कर दो तो। इन्फ्लेशन रेट अगर कम हो जाएगा तो बोलो रियल वैल्यू बढ़ जाएगा। तो सर पैसे की रियल वैल्यू अगर बढ़ रही है तो पैसे में रखो, फिर तो असेट्स में मत लगाओ, सही है क्या। तो नॉट इन्वेस्ट इन अदर इन असेट्स में क्या कर देंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे और कैश में रखेंगे, तो मनी का डिमांड ज्यादा करेंगे। इनवर्स रिलेशन हो गया ना सर, समझ में आ गया क्या, बोलो इनवर्स रिलेशनशिप, खत्म। नेक्स्ट लास्ट थ्योरी बताने जा रहा हूं बेटा, ध्यान देना सब लोग, इसके बाद कुछ बचता नहीं है जीवन में, यही है जो है। फोटो चल रही है, मेरी वीडियो बन रहा है, चल रहा है। देखो कल के मैं अटक गया था परसों की क्लास में थोड़ा सा। देखो भाई तीसरी, तो तीसरी नहीं छठी, छठी का नाम है सुनना, टोबिन। सर टोबिन ने तो कौन सी दी थी, इन्वेंट्री वाली, वो दो ने मिलकर दी थी, बॉमल और टोबिन। फिर टोबिन के चुलू ही बोलो यार मैं अलग एक और दूंगा, ठीक है। तो टोबिन ने एक और दी है जिसको बोलते हैं मनी डिमांड, द डिमांड फॉर मनी एज अ बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क, एज बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क। तो इसने याद रखना ये बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क वाली अप्रोच किसने दी थी, अकेले टोबिन ने। अब ये क्या है सुनो, देखो रिस्क का बिहेवियर क्या होता है, रिस्क का बिहेवियर क्या होता है। सर बिहेवियर दो प्रकार के होते हैं रिस्क से रिलेटेड, ठीक है। सम पीपल टेक मोर रिस्क, दे प्रेफर मोर रिस्क, है ना, वो ज्यादा अपनी क्या बोलते हैं असेट्स कौन सी वाली रखते हैं, रिस्की असेट्स रखते हैं, समझ रहे हो, ठीक है, रिस्की असेट्स रखते हैं। और रिस्की रिटर्न्स में, रिस्की असेट में रिटर्न्स भी क्या होगी, हाई, बचपन में पढ़ा है तो आपने, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स, सही है। सम प्रेफर सर सम पीपल प्रेफर लेस रिस्क की एसेट्स, सेफ, सही है, तो लेस रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो लेस रिस्क वाली एसेट्स में लगाते हैं। तो सर वहां पे रिटर्न क्या आती है, रिटर्न्स भी कम आएगी, द एवरेज रिटर्न ऑन दोज एसेट्स विल बी लेस, सही है। अरे आए ना तो बोलो कंजरों, सही है, ठीक है।
अच्छा, तो सर दो प्रकार के लोग होते हैं, एक मेरे जैसे जिनको बोलते हैं रिस्क टेकर। क्या बोलते हैं? रिस्क टेकर, ऑल इन ऑल आउट, या तो पूरा अंदर पैसा या पूरा गया, रिस्क टेकर। एक होते हैं रिस्क अवर्टर। क्या होते हैं? रिस्क अवर्टर, मतलब दोज हु ट्राई टू अवॉइड द रिस्क, राइट? सो दे प्रेफर मोस्टली कौन सी असेट्स? लेस रिस्की असेट्स, तो उनका रिटर्न भी फिर क्या आता है? कंपैरेटिवली कम आता है, तो रिस्क भी तो कम है ना सर। ठीक है सर, दोनों प्रकार के बिहेवियर होते हैं। अब सुनना, तो क्या बोला इसके अंदर भाई साहब, क्या नाम है आपका? टोबिन। टोबिन बोलता है कि अगर अ पर्सन, अ रेशनल पर्सन, एक समझदार आदमी को क्या करना चाहिए? मस्ट डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो। उनको अपने पोर्टफोलियो को क्या रखना चाहिए? डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, मिक्स्ड पोर्टफोलियो रखना चाहिए, मिक्स्ड पोर्टफोलियो ऑफ बोथ असेट्स, दोनों रखनी चाहिए उसमें। दोनों कौन सी? दोनों मतलब सर रिस्की असेट्स भी रखो पोर्टफोलियो में थोड़ी सी, ठीक है, और क्योंकि रिस्की एसेट्स में रिटर्न क्या होगी? ज्यादा, और सेफ वाली एसेट भी रखो, तो पोर्टफोलियो में दोनों वाली रखो, सही है, बैलेंस पोर्टफोलियो रखो, सही है। तो सर पता है ना आपको, मनी से आप दो काम कर सकते हो। क्या? पोर्टफोलियो में या तो आप कैश रख सकते हो ज्यादा, या इन्वेस्ट कर सकते हो बॉन्ड्स में। बॉन्ड लेकिन थोड़े क्या हो जाते हैं, मार्केट वाले बॉन्ड्स थोड़े रिस्की हो जाते हैं, तो रिटर्न भी तो आती है सर। कैश पे तो कोई रिटर्न इज जीरो ना। अरे पता है ना आपको, द रिटर्न ऑन मनी इज, लेकिन सेफ भी तो है ना सर, अलमारी में पड़े हुए कहीं जाता है नहीं रहे, सही है, अलमारी में पड़ा हुआ है, आपने कैश रखा हुआ है, यू हैव केप्ट इज कैश, तो रिस्क तो जीरो है, तो रिटर्न भी तो जीरो है, सही है। एंड रिस्क इज ऑल्सो जीरो ना। लेकिन बॉन्ड में क्या होता है सर? हाई रिस्क होता है, और तो क्या रखना चाहिए फिर सर? दोनों हाई वाली रखनी चाहिए, हाई रिस्क या लेस रिस्क? सर दोनों का एक बैलेंस, रिस्क और रिटर्न का एक बैलेंस रखना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? तो यही उसने बोला कि आपको अपने पोर्टफोलियो में रिस्क एंड रिटर्न का क्या रखना चाहिए? बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है, ये कहता वो। समझ में आ गई मेरी बात? खत्म। और लास्ट मतलब थ्योरी तो खत्म हो चुकी है, एक स्टार बना के एक बात बोल देता हूं। टोबिन ने कहा था सर, वो इनकम वाली बात, वेल्थ या इनकम वाली बात, डायरेक्ट रिलेशन होता है ना सर। एज इनकम इंक्रीजेस मनी का डिमांड ऑल्सो, एंड इनकम डिक्रीजेस मनी का डिमांड ऑल्सो, ठीक है। इसने भी वही ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए कहा था। चलो अब आपको आईसीआई से उससे दिखा देता हूं, मतलब नोट से क्या क्या पढ़ लिया आज हमने, सामने देख लो, वहां से रीड आउट कर लेना पूरा। ये मैं भेज दूंगा आपको पीडीएफ, क्या बोलते हैं इसको, डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट। कॉपी तो वहां पे भी गया था, साला कॉपी नहीं हुआ। हाँ भाई इधर देखो, चैप्टर 8, ये सारी बातें। कौन कौन सी थ्योरी पढ़ी आज अपन ने? बोलो बोलो, कौन सी थ्योरी पढ़ी आज? ये जो पीडीएफ मैंने आपको भेजा है, सुनना, तो इस पीडीएफ के अंदर जो ये वाली बातें, ये वाली बातें जो है, ये काट देना, ये पुरानी, ये गलत लिखी हुई है, चेंज करना है आपको। ये थोड़ी लिखाया था कल, ये नहीं था, तो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर ये वाला पीडीएफ आपको भेजा हुआ है तो ये वाला नहीं है, ठीक है, ये काटना है, इसके बाद जो कल पढ़ाया था वो करना है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर वाला, ये
ठीक है, बाकी सब सही है। हाँ भाई इधर देखो, तो कहाँ गया, नाम भी काटेगा, कौन सा नाम काटेगा? हाँ इसको ही नॉर्मल बोलेंगे ना। अब सही है, ये लो, ठीक है, करेक्ट। हाँ भाई इधर देखो, तो ये सब कल पढ़ा दिया था। एक और यहां पे लाइन लिखनी चाहिए आपको। सर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द एविडेंस, क्या कभी लिक्विडिटी ट्रैप हुआ है? बिल्कुल हुआ है। एम्पेरिकल एविडेंस है क्या इसका कोई? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, इसके साथ में जापान में भी हुआ था, बैंक ऑफ जापान। समझ में आई मेरी बात? तो वहां पे भी ऐसा हुआ था, जो उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि क्या हो गया था? लिक्विडिटी ट्रैप। चलो और क्या पढ़ाया आज मैंने? पोस्ट कीनेशियन थ्योरी में सबसे पहले कौन सी पढ़ाई थी? कि इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस। किसने दी थी ये अप्रोच? सबसे पहले तो ये पूछेंगे, बोमल। और क्या कहा था उन्होंने? मनी को कैसे ट्रीट करना चाहिए? इन्वेंट्री फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस। सिर्फ कौन सा मोटिव मानता है ये भी? ठीक है। उसके बाद दिस मॉडल अज्यूम्स दैट देयर आर टू मीडिया फॉर स्टोरिंग वैल्यू। वैल्यू को स्टोर करने के लिए दो तरीके होते हैं सर, कैश में भी रख सकते हो और इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंशियल एसेट्स में भी रख सकते हो। दोनों में रखोगे सर, लेकिन क्या होता है, दोनों को कॉस्ट लगती है। कैश ज्यादा रखोगे तो कॉस्ट तो उसकी भी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट ऑफ मनी। सही है सर, ब्याज का लॉस कराओगे ना, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट में करोगे, बॉन्ड में ज्यादा करोगे, तो वहां कौन सी कॉस्ट ज्यादा लगती है? हायर, मोर ट्रांजैक्शंस इफ यू डू, तो देन ब्रोकरेज कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। तो फिर दोनों का क्या बनाना चाहिए सर? ऑप्टिमम बैलेंस, जहां पे कॉस्ट दोनों ही क्या लगे? कम। तो एवरेज कैश बैलेंस लगाना चाहिए सर। बेसिकली एवरेज कैश बैलेंस कैसे निकलता है वो बताया था फॉर्मूला मैंने, स्क्वायर रूट रूल बोलते हैं उसको। तो रूट ऑफ ट्वाइस द ब्रोकरेज फीस इनटू वाई, वाई पे रूट नहीं है, डिवाइडेड बाय आई या आर, कुछ भी बोलो, इंटरेस्ट रेट। सर मैं तो क्वेश्चन पूछ सकता है आर और ये क्या होता है? आर क्या होता है? डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट होता है। हायर द इनकम हायर इज द एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री। तो जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वो मनी की इन्वेंट्री भी क्या रखेगा? डायरेक्ट रिलेशन होता है, पढ़ा चुका हूं। इसके बाद कोई सारी फालतू की बात है। कैश को होल्ड करने में क्या लगता है? ठीक है। और बॉन्ड में लगाओगे तो क्या लगता है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? अरे बोलो, ब्रोकरेज कॉस्ट। ठीक है बढ़ना, बस सर 1-2 मिनट, और जो 5 हो गए क्या? लो देखो भाई, फ्रेडमैन बता दिया। फ्रेडमैन ने कब दी थी? 1956 में। क्या बोला था? मनी को कैसे डिमांड करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे? कैपिटल एसेट की तरह। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिमांड फॉर मनी अफेक्ट किससे होती है? 2 चीजों से, परमानेंट इनकम और रिलेटिव रिटर्न ऑन एसेट्स। सही है। उसके बाद उसने बोला था सर परमानेंट इनकम देखते हैं ना कि क्यों सर? करंट इनकम में तो क्या जुड़ा हुआ हो सकता है? गॉट द थिंग। फिर फ्रेडमैन ने क्या कहा? कितने डिटर्मिनेंट्स होते हैं डिमांड फॉर मनी के? 4। सर वेल्थ का रिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव। वेल्थ आती कैसे है? ऐसे। फिर सर उसका रिलेशन क्या होता है? प्राइस लेवल का डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। सर इंटरेस्ट का रिलेशन क्या होता है? अरे इंटरेस्ट का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और इन्फ्लेशन का रिलेशन क्या है? कंजरों बोलो कैसा है? नेगेटिव रिलेशन है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी तो पैसे कम रखोगे ना, वैल्यू तो डाउन हो जाती है ना पैसे की, तो पैसे क्यों रखोगे? और लास्ट वाली कौन सी बताई? बोलो सर ये तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछेगा। ये थ्योरी किसने दी? रिस्क वाली टोबिन ने। कौन, कहां का था ये? अमेरिका का। इसने क्या कहा था? पोर्टफोलियो में क्या रखनी चाहिए? कुछ लोग रखते हैं रिस्की एसेट्स, कुछ लोग तो रखते हैं सेफ एसेट्स। सही है सर। रिस्की रखने वालों में एवरेज रिटर्न क्या होगी? हाई। सेफ वालों में रखोगे तो एवरेज रिटर्न विल बी लेस। तो क्या रखनी चाहिए? मिक्स्ड पोर्टफोलियो ऑफ बोथ। तो याद रखिएगा सर, रिस्क टेकर हमेशा कौन सी चूज करेगा? रिस्की एसेट्स, तो रिटर्न भी हाई आएगी। रिस्क अवर्टर क्या चूज करेगा? बोलो बोलो। वो रिस्क अवर्टर क्या करता है? दे ऑलवेज प्रेफर लेस रिस्क टू मोर रिस्क। वो हमेशा लेस रिस्क लेना प्रेफर करता है। ठीक है। उसके बाद तो देयरफॉर पीपल प्रेफर अ मिक्स्ड। कैसा बनाना चाहिए पोर्टफोलियो?
मिक्स्ड या बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, ठीक है, मनी भी रखना चाहिए, थोड़े बॉन्ड्स थोड़े शेयर्स, सही है, जहां पे आपको रिस्क और रिटर्न का क्या मिल जाए, सही डिफरेंट बैलेंस। खत्म। इसके बाद क्या था भाई साहब, एक बात बताई थी छोटी सी, क्या बोला था उसने, कैसा रिलेशनशिप होता है बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से रिलेशन क्या है, डिमांड का इनवर्स है। कितनी बार पढ़ोगे, समझ में आई मेरी बात? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिमांड फॉर मनी होल्डिंग विल बी लेस। इंटरेस्ट रेट आई है तो हाथ में रखोगे क्या पैसा?